जब कोई मामला और जब कोई झूठा मामला प्रकाश में सामने आता है इस तरीके से कि कोई भी पक्षकार ने झूठा मुकदमा दाखिल किया था और उसके स्थान पर माननीय न्यायालय ने उस पर विचारण के दौरान पाया कि ये आरोप झूठा लगाया गया हुआ था या उन आरोप में जो अभियुक्त है वो बरी हो जाता है, निर्दोष करार कर दिया जाता है, तो इसके स्थान पे एक दायित्व ये रहता है जो एक प्रोविजन अवेलेबल है सेक्शन 340 में सीआरपीसी में आप प्रार्थना पत्र दे के अगर आप उसके विरुद्ध आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं कि किस आधार पे उन्होंने झूठा मुकदमा दाखिल किया हमारे विरुद्ध, लेकिन उसमें जो सजा हुआ है मैक्सिमम 6 साल की सजा दी हुई है। लेकिन इसके विपरीत अगर जो किसी गंभीर से गंभीर मामले में भी अगर जो अभियुक्त ने अगर जो अच्छी खासी जो सजा व्यतीत कर ली है और उसके उपरांत इस तरीके के आरोप में अगर जो वो मुकदमा दाखिल भी करके अगर उसको सजा भी दिलवाते हैं तो 6 महीने की सजा मात्र मिल जाती है। तो इतना ही पर्याप्त नहीं है अभी के जो वर्तमान कानून में निकल के सामने आता रहता था, लेकिन आज के जो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए समय क्योंकि बदलाव की ओर चलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आज जो भारतीय जो इंडियन कोर्ट है वो किस तरीके से अपना निर्णय देती है, क्योंकि जस्टिस दोनों की ओर से होना चाहिए। अभियुक्त को जस्टिस भी मिलना चाहिए और जो विक्टिम है उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए। अगर जो कोई अभियोग अगर जो सही चलाया गया है तो उसको अभियुक्त को सजा मिलना चाहिए, ये ठीक है, उसने दोनों के साथ कोर्ट ने जस्टिस किया। लेकिन अगर जो कोई फर्जी मुकदमा दाखिल किया जाता है और उस फर्जी मुकदमे के स्थान पे 3 साल 4 साल अभियुक्त को जेल होके आती है और वो 10 साल तक ट्रायल चलता है, आधे से सजा उसने जो व्यतीत की है जबकि वो कोई कांड नहीं किया है, कोई कार्य भी नहीं किया, कोई अपराध भी नहीं किया, इसके बावजूद उतनी भी इसने सजा व्यतीत की है, उसने अपनी सजा को बिताया है, झेला हुआ है। लेकिन इसके विपरीत अगर जो वो 10 साल के बाद अगर जो मुकदमा छूट जाता है यानी कि अभियुक्त निर्दोष साबित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अब पीड़िता जिसने अपराध दर्ज करा के जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसका क्या हुआ? उसने तो एंजॉयमेंट लिया कि हमने फर्जी मुकदमे में उसको हमने सजा करा दी, इतने साल तक उसने सजा लिया ही, अब मुकदमा छूट गया तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन अब कोर्ट ने ऐसा बदलाव दिया है, ऐसा एक दृष्टिकोण निकाला हुआ है कि किस स्थान से अगर जो झूठा मुकदमा दाखिल किया गया है तो पीड़ित पक्ष को भी जिसने झूठा मुकदमा दाखिल किया उसके ऊपर क्या दायित्व होंगे, क्या उसको सजा मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस नए चैनल पे। अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको दूसरे लोगों तक भी अवश्य शेयर करें जिससे और लोगों को इस तरीके की जानकारी भी मिल सके। क्योंकि बात हम करने वाले हैं कि जब ये घटना घटित हुई थी, ऐसा ही मामला जब प्रकाश में आया सन 2019 में, एक पीड़ित जो महिला थी उसकी मां ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि सच सच व्यक्ति ने हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया या दुष्कर्म किया, वो तो बाद में तय होगा। लेकिन इस विवाद के स्थिति में इस एफआईआर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को जो बनाया गया हुआ था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसकी गिरफ्तारी चलते हुए वो जेल में काफी अवधि तक रहा। वो अप्रैल 2024 में वो जेल से निकल के आया, जो लगभग 1653 दिन वो जेल में रहा। लेकिन इसके स्थान पे वो जब इतने साल मुकदमा चला वो उसने जेल की सजा भी काटी, तो अंत में वो निर्दोष भी करार कर दिया गया कि इस तरीके की कोई भी घटना अभियुक्त के द्वारा नहीं कारित की गई थी। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो घटना झूठी बनाई गई थी, झूठे तथ्यों के आधार पे झूठी घटना का षड्यंत्र रचा गया था जिसके स्थान पे अभियुक्त को फंसाया गया और इन दिनों के स्थान पे उसने झूठा ट्रायल चलाया गया। लेकिन जो पीड़ित जो महिला थी जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी उसको कोई सजा नहीं मिली। तो माननीय न्यायालय ने ऐसा एक दृष्टिकोण निकाला कि जितने भी दिन अभियुक्त जेल में रहा उतने दिन अब पीड़िता यानी कि जिसने की रिपोर्ट लिखाई थी, झूठी रिपोर्ट लिखाई थी, गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट लिखाई थी, उसको उतने ही दिन जेल में रहना होगा। यानी कि 1653 दिन की उसको सजा सुनाई गई और इसी के साथ में माननीय न्यायालय ने 5,88,822 रुपए का हर्जाना भी लगाया और ये साथ में इस अवधि के अंतर्गत ये माननीय न्यायालय में अवश्य जमा करें, अन्यथा इसकी जो भुगतान ना करने की स्थिति में उसकी जो अवधि है वो जेल कारावास के अंतर्गत समायोजित की जाएगी। लेकिन इसी के स्थान पे इस तरीके के निर्णय देने के एक मंशा ये रहती है कि ऐसे ही निर्णय सामने निकल के आते हैं जिससे और लोगों की सीख मिलती है कि हमने तो झूठा मुकदमा लिखाया,
अगर जो वो किसी भी कारणों से अगर जो वो मुकदमा छूट जाता है, अभियुक्त अगर जो निर्दोष करार कर दिया जाता है, तो जो पीड़ित है उसके उपरांत भी या उसके ऊपर भी, उसके अगेंस्ट भी वो सजा बिल्कुल लागू होगी। तो इस तरीके से जो ये परिणाम निकल के सामने आए हैं कि झूठे मुकदमों पे जो अंगीकृत किए जाते हैं, जो एडमिट कराए जाते हैं माननीय न्यायालय के द्वारा या माननीय न्यायालय के आवेश में या उनके आड़ में लाके किस तरीके से अपनी रंजिश और या अपना बदला पूरा किया जाता है, इस तरीके के जो कंट्रोल और इस तरीके को नियंत्रण करने के लिए माननीय न्यायालय ने ये अच्छा विकल्प निकाला हुआ है। और इसी के स्थान पे इस तरीके की जो ये घटना होती रहती है, जो फर्जी अभियोग दाखिल किए जाएंगे, इनमें कुछ सीख मिलेगी और इनमें कुछ कमी अवश्य आएगी। क्योंकि माननीय न्यायालय ने भी ये विचार में लाया और ये उन्होंने समझाया, अपने तर्क में दिया कि किस तरीके से जो एक पीड़ित पक्ष है वो अपने अवैध उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोर्ट का सहारा लेके किसी अभियुक्त को उसको झूठा फंसाया जाता है और फंसाने के उपरांत उसका ट्रायल चलता है और वो ट्रायल में निर्दोष करार कर दिया जाता है। तो ऐसे स्थान पे वो अपने उद्देश्यों में कहीं ना रूप से वो सफल हो जाता है। तो इस तरीके के जो गलत अवैध तरीके के जो उद्देश्य पूरा करने के लिए जो कोर्ट का सहारा लेके उसको मिसगाइड करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उस पर अंकुश लगाया और उनको कंट्रोल करना और साथ में इस तरीके की जो सजा पीड़ित पक्ष को भी दिया, जो आगे के आने वाले समय में जो पीड़ित पक्ष है वो गलत रिपोर्ट या गलत आधार पे, गलत तथ्यों के आधार पे जो ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है, वो दर्ज कराने से एक बार अवश्य सोचेंगे कि अगर जो किन्हीं कारणों से अगर जो आरोप साबित करने में होगा जो विफल रहे तो सजा हमें भी मिल सकती है। तो इसी के स्थान पे इस तरीके की जो निर्णय सामने निकल के आए हैं, ये आगे हमारे समाज में कहीं ना कहीं रूप से अंगीकृत किए गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिनके आधार पे उत्तर प्रदेश की बरेली जो जिला जज है, जनपद न्यायाधीश ने उन्होंने इस तरीके का जो फैसला सुनाया, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। इन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसले में इस तरीके के जो समाज में घटित घटनाएं, जो फर्जी मुकदमे दाखिल किए जाएं, ये उन पर निरंकुश या अंकुश लगाने के लिए उनका प्रयास किया गया हुआ है। और इसी के स्थान पे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो ये गलत भावना बह रही हुई है, जिस तरीके से फर्जी आरोप या फर्जी घटना बनाकर जो मिथ्या तथ्यों के आधार पे जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, उनमें किस तरीके से उसका सही तथ्यों का पता लगाने की एक अच्छा एक तरीका ये भी है। और इसी के साथ में मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि किस तरीके से जो एक आम जनमानस में जिस तरीके से ये आरोप लगाए जाते हैं, जो फर्जी आरोप के आधार पर जो मुकदमा पंजीकृत कराए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जब ये द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है कि जब कोई पति पत्नी के बीच में यानी कि और किसी दृष्टि से भी अगर जो हम देखें पति पत्नी के बीच में या कोई थर्ड पर्सन है, कोई उनका सिविल वाद भी होता है, तो उस पर दबाव बनाने के लिए झूठा आरोप लगाया जाता है, क्योंकि वो ऐसे कोई उनकी बात या कहीं उनकी कॉम्प्रोमाइज नहीं भी हो रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया जाए, जिसके फलस्वरूप वो अपने ऊपर वो दबाव महसूस करेंगे और दबाव में आके जो हम कह रहे हैं उसको वो सही मानते हुए वो उसमें कंप्रोमाइज में एंटर हो जाएंगे। क्योंकि दबाव बनाने के लिए इस तरीके की जो फर्जी मुकदमे दाखिल किए जाएंगे, उनके भी अंकुश लगाने का एक प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ये फर्जी मुकदमा जो दाखिल किए जाते हैं उन पर रोक लग सके। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरी दिख ही लिया है, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों लोगों तक अवश्य शेयर करें और कमेंट में देश हित में जय हिंद अवश्य लिखें। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।